मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की हम वीडियो क्लास में बीए पार्ट 1 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में हम आज डिस्कशन करेंगे। अभी तक के इसके पूर्व हमने यदि बात किए या डिस्कशन किया तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते थे, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते थे। उनको प्राप्त करने का जो एक तरीका है, उसका जो एक मेथड था तो फंडामेंटल राइट के माध्यम से ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्राप्त करते हैं या उसकी स्थापना की जाती है। लेकिन हम आज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो इसकी प्राप्ति किसके माध्यम से की जाती है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से की जाती है। वैसे जो नीति निर्देशक तत्व थे तो भारतीय संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था, भारत को एक वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के रूप में देखना था। उनका मानना था कि भारत की जो गरीबी और यहाँ की जो दुर्दशा है, जो विषमता है, सामाजिक न्याय की प्राप्त कैसे करेंगे और आर्थिक न्याय की प्राप्त कैसे करेंगे, भारत में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, इसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अर्थात कहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 के बीच में इस नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया है। डीपीएसपी भी कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी तो जो डीपीएसपी की बात होती है तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये विश्व के किसी भी संविधान में आयरलैंड और भारत के संविधान के अलावा ये किसी भी विश्व के किसी भी देश के संविधान का हिस्सा नहीं है। अर्थात विश्व में किसी इस प्रकार की जो प्रावधान किया गया है या प्रोविजन रखा गया किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ओनली वर्ड में यदि देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलेगा आपको। तो इस तरह इनका जो रखने का उद्देश्य था, भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना था। ये एक तरह से क्या था, आदर्श था। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ इस सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अभी तक जो आपने अध्ययन भी किया होगा या इसके पूर्व लेक्चर में हमने बोला भी है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अभी तक हम आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, लेकिन अभी तक राज्य के कर्तव्यों में आपको हमेशा डाउट होता रहा होगा। तो राज्य के कर्तव्य ये नीति निर्देशक तत्व हैं कि जो राज्य को सकारात्मक और राज्य और व्यक्ति को दोनों को सकारात्मक पक्ष में उपलब्ध है तो इसमें यदि देखा जाए तो ये नीति निर्देशक तत्व ये राज्य अथवा सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हैं कि यदि देश के अंदर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसी के आधार पर ही राज्य नीतियां बनाएंगे और नीतियों के माध्यम से यहाँ पर रहने वाले लोगों के कल्याण के हित को साधेगी तो ये क्या है, एक तरह से इसके माध्यम से आर्थिक एवं नैतिक और सामाजिक क्या हो जाएगा, उत्थान होगा तो नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनके आधार पर राज्य अपनी नीतियां तय करते हैं। अर्थात कहें तो राज्य की क्या नीतियां हैं, कैसी हैं,
इसी को बताने के वाले दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे नीति निर्देशक के तत्व हैं। इसके द्वारा भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। जैसे हमने बताया कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मूल अधिकारों के द्वारा की जाती है और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम की जाती है। यदि नीति निर्देशक तत्व हैं तभी भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सपना देखा जा रहा है। गरीबों के हितों के लिए हितों के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थात बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है, उसके लिए व्यवस्था करती है, उसके लिए ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है, ऐसा माहौल क्रिएट करती है, ऐसा इन्वायरमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है जिसका उपयोग करते हुए भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक सामाजिक और आर्थिक व्यक्तित्व का जो है इन सभी का विकास कर सकता है। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं राज्य के लिए क्या है, एक तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन है, निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस है जो है, अर्थात राज्य को कुछ क्या है कार्य करने को कहते हैं कि आपका ये नैतिक दायित्व है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी मोरल ड्यूटीज है कि आपको क्या करना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व को संविधान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा था, क्योंकि व्यक्ति में जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जब बात करते हैं प्रस्तावना में तो उनको अलग अलग प्राप्त करने के लिए विकल्प भी रखा गया है। तो यदि हम कहें कि मौलिक अधिकार क्या है, एक साधन है, तो नीति निर्देशक तत्व एक क्या है, लक्ष्य अर्थात साध्य है। मौलिक अधिकारों के द्वारा जहां स्वतंत्रता एवं समानता स्थापित होती है वहीं नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ऐसी बाह्य स्थितियों का सृजन करना है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास स्वयं कर सके। हमने बताया कि राज्य के द्वारा एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, पर्सनालिटी डेवलप की बात कर सके। और पर्सनालिटी डेवलप तभी कर पाएगा जब राज्य उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करेगा जो है। अब क्या है प्रोवाइड करने की बात जो है, उनको विभिन्न कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू कर दिया, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने से ये हुआ आशय कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपना शारीरिक श्रम भी करता है तो उसकी न्यूनतम मजदूरी है कि आप इससे कम आप उसको श्रम का मूल्य चुका करके उससे उनका जो है श्रम नहीं ले सकते। तो जब न्यूनतम मजदूरी हो गया तो अब वो निश्चित हो गया कि दिन भर में कोई मजदूर यदि काम करेगा तो उसको इतने जो है रुपए मिल जाएंगे, और उतने रुपए मिलने के बाद वो अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तु को जो उसकी बेसिक नीड में आ रही हैं उन चीज़ों को जो है जुटा सकेगा। तो अर्थात उसके जो है भौतिक, और इसके साथ साथ ये तो हो गया भौतिक चीज़ें हो गई, और राज्य क्या करता है जो है शिक्षा दे करके, प्राइवेट शिक्षा भी है और गवर्नमेंट शिक्षा भी है। प्राइवेट शिक्षा में आप महंगे महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं, अच्छी और जो है महंगी बुक्स लेते हैं, फिर भी इस सरकार की तरफ से, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में सिर्फ भौतिक तत्वों का ही महत्व नहीं है, उसके साथ साथ जो है नैतिक और आध्यात्मिक तत्वों का भी महत्व है। इसके लिए राज्य क्या करती है, गवर्नमेंट स्कूल खोल देती है, सरकारी शिक्षण संस्थान खोल देती है और वहाँ सरकारी टीचर वेल एजुकेटेड रखी है। अब आपके मन में यदि प्रश्न आता हो कि सर हमारे यहाँ प्राइमरी में तो अध्यापक बहुत लेट जाते हैं और वहाँ कुछ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शून्यता की ओर है। आज यदि देखा जाए लोगों की जागरूकता इतनी बड़ी है कि टीचरों से खुद पूछने लगते हैं प्राइमरी में जाकर कि सर आप कल नहीं आए थे और बच्चे हमारे घर वापस चले गए। उसके अंदर भी नैतिक जो है दबाव बनेगा कि हाँ वाकई में कल मैं जो है अनावश्यक मैं छुट्टी में था। तो इस पे क्या होगा, जो राज्य के द्वारा
स्थापित शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी जो है शिक्षा होती है। तो जिसके पास जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और वो कॉन्वेंट स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा नहीं ले सकते हैं तो प्राइमरी में जाकर के ही गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर के शिक्षा ले सकते हैं, ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके, एजुकेशन प्राप्त करके अपने नैतिक गुणों का जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोरल फीचर्स जो है डेवलप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर अब वो क्या हुआ, एक तरह से उसके लिए सरकार ने क्या कर दिया, राज्य ने एक तरह से माहौल बना दिया कि आपके लिए भी शिक्षा का ऑप्शन खुला है, शिक्षा सबके द्वार पे जा रही है ना। और यहाँ तक कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है अभियानों के माध्यम से जो है उनको शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सर्वे करा करके प्रत्येक मोहल्ले या गांव के हिस्सों से जो है बच्चों को खोज करके उसका दाखिला दिया जा रहा है, ताकि उनको पता नहीं है कि आज हम शिक्षा से जिससे दूर भाग रहे हैं वो कल हमें समाज से दूर कर देगी, उस सोसाइटी से उसको जो है अलग कर देगी। अभी वह व्यक्ति अपनी अज्ञानता की वजह से उससे जो है दूर भाग रहा है, लेकिन कल वही शिक्षा, यदि आज उसने उस शिक्षा को प्राप्त नहीं किया तो कल वही एजुकेशन उसको सोसाइटी से अलग कर देगी। तो इस प्रकार से जो राज्य का उद्देश्य है, व्यक्ति के अंदर नैतिक गुणों का, आध्यात्मिक गुणों का, सामाजिक और आर्थिक जो है उन सभी का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ऐसा माहौल बनाना है कि व्यक्ति अपना जो है जब सामाजिक स्तर पर आ जाएगा तो कोई जो है जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर पाएगा, और आर्थिक स्तर पर जब आ जाएगा तो भाई सबकी एक दूसरे की रिक्वायर बनती है। सोसाइटी पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी की रिक्वायर होती है, तो जब एक दूसरे के पास जरूरत पड़ती है तो स्वाभाविक व्यक्ति जाएगा और व्यक्ति के अंदर जो पूर्व धारणाएं होती हैं, प्रिजुडिस होती हैं, पूर्वाग्रह होता है, उनसे वो दूर हटेगा और उनकी बेसिक आवश्यकताएं पूर्ण होगी तो उनको भी लगेगा कि हमें भी न्याय मिल रहा है, उसको भी एहसास होगा कि मेरा भी ये देश है, मेरा भी यहाँ पर एक नैतिक कर्तव्य बनता है जो समाज और राष्ट्र के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो प्रस्तावना में जो निहित आदर्शों को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जहां प्रस्तावना के लोक कल्याणकारी राज्य का विचार अप्रत्यक्ष रूप से निहित है, अर्थात क्योंकि वहां इस वजह से अप्रत्यक्ष रूप से निहित है क्योंकि इन्फोर्समेंट के लिए इनको अर्थात इनको लागू करवाने के लिए किसी आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अर्थात ये राज्य के नैतिक कर्तव्यों पर निर्भर करता है, ना कि कानूनी पे। आप उनको लागू करवाने के लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो वही नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है, गरीबों के कल्याण का क्या करना है, प्रबंध करना है। अमीर लोग जिनके पास इतना प्रॉपर्टी या पैसा है तो किसी भी तरीके से अपने हितों को सुरक्षित कर लेंगे और उनकी हर तरह से अपना व्यवस्था हो जाती है। गरीबों के ही हितों की जो है राज्य को ध्यान रखना है, क्योंकि उनके हितों को ध्यान रखने के लिए ही अब सरकार, भाई जिसके पास पैसा है तो कहीं से गेहूं चावल लेकर के अपनी व्यवस्था खाने की कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा की कमी रहती है तो उनका सरकार क्या कर रही है, बीपीएल है जो है खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से उसमें क्या कर रही है, राज्य में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को सामान्य रूप से सरकार जो है 2 रुपए 3 रुपए किलो जो है प्रति जो है किलो के हिसाब से जो है गेहूं और चावल दे रही है। अब बताइए सरकार व्यवस्था कर रही है कि नहीं कर रही? आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है?
क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो कितना भी महंगा गेहूं हो, कितना भी महंगा चावल हो, वो कहीं न कहीं से खरीद करके खा लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनकी न्यूनतम आय है, तो उनको जो है यदि एक दिन में 500 रुपये कमाते हैं और जो है 10 लोगों का परिवार है, तो ऐसे में 500 रुपये पर डे के हिसाब से अगर कमा रहे हैं और 10 लोगों का परिवार है, तो उनका जीवन यापन संभव नहीं है। तो क्या होगा कि यदि कोई प्राइवेट में 50 रुपये किलो जो है दाल खरीदता है, तो वहाँ चना और दाल आपको जो है सरकारी राशन की दुकान में 2 रुपये 3 रुपये, यहाँ तक कि कोरोना पीरियड में आपको निःशुल्क भी चना और दालों उपलब्ध करवाई गई हैं। तो ये व्यवस्था मैनेज हुई कि ना हुई? इसी व्यवस्था को मैनेज करके ही, क्योंकि ये जो इसका उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना, जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात होती है, सो वेलफेयर स्टेट की बात होती है, उसका उद्देश्य होता है गरीब लोगों के हितों का कल्याण करना। जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किए हैं, ये ब्रिटेन फेबियनवाद की जो है विचारधारा से प्रभावित हैं। इन्हीं को ग्रैनविल ऑस्टिन नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान के अलग अलग भाग को, अलग अलग पार्ट या अलग अलग आर्टिकल्स को किसी न किसी विद्वान के द्वारा अलग अलग शब्दों से नवाजा गया है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन भारतीय जो है संविधान के भाग 4 या नीति निर्देशक तत्व को जो है संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का व्यापक प्रावधान किया गया है, व्यापक प्रावधान किया गया है। और 36 व 37 में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति बताई गई है, नेचर ऑफ डीपीएसपी बताया गया है कि इसकी क्या प्रकृति है, इसका क्या नेचर है। तो 36 की जब हम बात करते हैं, तो जिस प्रकार मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में राज्य की जो है परिभाषा दी गई है, उसी प्रकार से राज्य की परिभाषा यहाँ पे 36 पे दी गई है। और 37 पे भी जो है उसमें ये बताया गया है कि इनको लागू कराने के लिए किसी न्यायालय पे आप नहीं जा सकते हैं। अर्थात ये न्यायालय तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये राज्य का नैतिक कर्तव्य है, जो है नैतिक जो है मोरल ड्यूटीज है राज्य की या सरकार की, चाहे राज्य का या सरकार, दोनों एक ही वर्ड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये नैतिक कर्तव्य है, इन कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। तो इनके संबंध में कुछ विद्वानों ने जो है अपने अपने मत दिए, और उन्होंने टी कृष्णामाचारी ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व सच्ची भावनाओं का कूड़ादान है। केटी साय ने कहा नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। लेकिन इन सभी आलोचनाओं का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उत्तर देते हुए कहा कि भले इसके पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है, लेकिन जनमत की शक्ति है, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। भाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सरकार को 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद, प्रत्येक जो है चुनाव के समय उस जनता जनार्दन के सामने जाना पड़ता है और उन अपने किए गए वादों को उनको बताना पड़ता है। एक बार किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं बनाया जा सकता है। तो जनता की जब अदालत में प्रत्येक 5 वर्ष के चुनाव के बाद जब उनको पुनः चुनाव का समय आता है, तो एक बार फिर उनको जन अदालत में जाना पड़ता है और उस सभी मुकदमों की सुनवाई जनता अवश्य करती है। यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो वो सरकार पुनः बहुमत पे जो है बहुमत के साथ सत्ता पे आ जाती है, और यदि उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया, जनहित में काम नहीं किया, लोक कल्याण को दृष्टिगत नहीं रखा, तो सरकार को बेदखल कर देती है। तो नीति निर्देशक तत्व एक पवित्र अध्याय है और संविधान के अंतर्गत बनने वाली सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। आज
तक सरकारों ने पंचायती राज योजनाओं तथा अन्य कार्यों के माध्यम से या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया गया है। फिर भी अधिकांश की यदि बात कहें तो 2 या 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो अभी तक लागू नहीं किए गए। अनुच्छेद 44, 44, अनुच्छेद 47, 47 और अनुच्छेद 50 जो है अर्थात 50 को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। तो 36 में इसकी राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में ये बताया गया है कि इसके को जो है किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं 30 की। तो अनुच्छेद 38 की बात करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद अब जो है 38 की बात करते हैं, 38 की बात करते हैं, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा निहित है। इसके द्वारा भारत में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है और इसमें सामाजिक क्रांति, इसे क्या कहते हैं, जब सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना अनुच्छेद किसके द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 38 के द्वारा अर्थात 38 के द्वारा भारत में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। कभी आगे चल के यदि कंपटीशन में आप लोग आएंगे तो हमेशा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो ये 38 अनुच्छेद ये जिसके द्वारा भारत में सोशल डेमोक्रेसी की जो है स्थापना की जाती है। अब इसमें क्या है, 38 में तो कहा गया और 38 को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो 38(1) में कहा गया कि राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें देश के सभी नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक सुविधा सुनिश्चित हो सके। अर्थात इसमें सामाजिक न्याय की बात कही गई है कि राज्य या सरकार ऐसे कानूनों का निर्माण करेगा जिससे सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके, ठीक है। और इसी में 38(2) में देख लीजिए कि राज्य की आय असमानता को कम करने के लिए प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच अपितु विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले वर्गों व समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की समानता कम करने का अवसर की असमानता कम करने का प्रयास करेगा। अर्थात इसको कहने का आशय यह है कि राज्य की आय की जो असमानता को कम करने के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि राज्य के द्वारा जो लोगों के बीच में आर्थिक विषमता है उसको कम करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। राज्य के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिनके माध्यम से जो है जो अनइक्वलिटी है, असमानता है, उसको दूर किया जा सके जो है। यह केवल राज्य के द्वारा ही राज्य तक लिमिट नहीं रहेगा, बल्कि व्यक्तियों के बीच, वर्गों के बीच और यहाँ तक कि जो है और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले समूहों के अवसर और प्रतिष्ठा के जो है जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। अर्थात कहीं भी असमानता है उसको राज्य इस प्रकार से कानून निर्माण करेगा जिससे उसकी जो है असमानता को दूर किया जा सके। तो आर्टिकल जो है 32 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसमें जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता, क्योंकि वो भारत में समाजवाद लाने का प्रयास उन्हीं के द्वारा किया गया था। अर्थात भारतीय समाजवाद के जन्मदाता जयप्रकाश नारायण हैं। अब हम देखते हैं 39, इसके द्वारा भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसे आर्थिक क्रांति का दस्तावेज भी कहते हैं। अब जैसे उस तरह प्रश्न वहां बना तो यहां भी कह सकते हैं भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो 39 अर्थात 39 के द्वारा भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
की जाती है। जब आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है तो इसीलिए आर्थिक क्रांति का इसको क्या कहते हैं? दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स या अभिलेख कहते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक नीतियां इस प्रकार से बनाएगा। इसको थोड़ा सा सुनिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कर्मगारों अर्थात पुरुषों और स्त्रियों को अपनी जीविका प्राप्त करने का क्या जो है पर्याप्त अवसर मिले। राज्य के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सके। ए में कहा गया है। उसी के वी में कहा गया है 39B में, देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार से बटा होना चाहिए कि वह समुदाय के पर्याप्त हित का साधन बन सके। अर्थात देश के अंदर इस प्रकार से प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको इस प्रकार से बांटा जाए कि वह समुदाय के जो यहाँ जो विभिन्न समुदाय हैं, लोग हैं, उसके क्या होगा, हित जो है उनके सुरक्षित रहें। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कानून बनाए कि जो प्राकृतिक संसाधन देश के अंदर सभी लोग अपनी उसके आधार पर जो है प्रयोग या उसका यूज कर सकें। और 39C के अंतर्गत कहा गया है कि देश की आर्थिक नीतियां इस प्रकार से चले कि उसका एक स्थान पर अहितकारी संकेंद्रण न हो सके। इसी के द्वारा क्या कर दिया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, जमींदारी उन्मूलन किया गया था। क्योंकि बैंक क्या है, अगर एक व्यक्ति के पास सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो बैंक किसी को लोन दे सकता है, किसी को लोन नहीं दे सकता है। लेकिन जैसे ही उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो अब कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति को जो है बैंक या जो है बैंक से अपने कर्ज देना, किसी के अकाउंट खोलना, किसी का पैसा जमा और निकासी करने से मना नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए वहाँ जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां निर्धारित की जाती हैं उनका उपयोग वो कर सकता है। अर्थात जो नीतियां ऐसी बनाई गई सरकार के द्वारा कि वहाँ पर जो है जो आर्थिक संसाधन है, जो आर्थिक नीतियां हैं, उनका किसी एक दो चार व्यक्तियों में या समूह के कुछ लोगों पर जो है आर्थिक संसाधन निहित ना हो। और इसी के द्वारा भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया। तो जमींदारी उन्मूलन में निश्चित कर दिया सरकार के द्वारा जो है एक तरह से जो है आपने सुना होगा गांवों से यदि जुड़े हुए या शहरों से सीलिंग कानून। तो सीलिंग 1980 के दशक के आसपास लाया गया सरकार के द्वारा कानून था। निश्चित कर दी गई कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आप एक हेक्टेयर में मान लीजिए या एकड़ में मान लीजिए, बीघे मान लीजिए, कि इतने एक निश्चित कर दी गई कि इससे ज्यादा नहीं रख सकते। यदि किसी भी व्यक्ति के पास इससे ज्यादा उनके नाम जो है रजिस्ट्री है जमीन जो है तो उसको जो है सरकार ले लेगी और उनको ले करके गरीबों के लोग में बांट देगी। तब उसी के माध्यम से पट्टा व्यवस्था की गई है, उसी से जो है गरीबों को ले करके जो है पट्टा कर दिया गया, आवासीय पट्टा भी कर दिया गया, खेती के रूप में दिया गया। तो जो जैसे उपलब्ध थी उसी आधार पर उनको जो है एक तरह से बंटवारा कर दिया गया कि आप एक निश्चित आपकी जो एक यहाँ पर इनकम का स्रोत है, आप इतने जमीन से या इतनी प्रॉपर्टी से आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। और वो जो अपने जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि उनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं पूरी हो रही है, उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो 39B और C को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है ताकि इनको लागू करवाने में मौलिक अधिकार कोई ब्रेकअप या बाधा उत्पन्न ना करें। और 39D में कहा गया पुरुष और स्त्रियां सभी कर्मगारों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। यदि कार्य की प्रकृति भिन्न है तो वेतन में असमानता किया जा सकता है, लेकिन यदि कार्य की प्रकृति भिन्न नहीं है तो वहाँ स्त्री और पुरुष के नाम पर वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि ये स्त्री है तो इनकी काम करने की क्षमता
कम है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, टीचर है या कोई भी हो, तो यदि पुलिस में पुरुष हो या जो है पुरुष हो या महिला, यदि दोनों हैं तो उसके साथ इस आधार पर वेतन में अंतर नहीं किया जा सकता, समान कार्य के लिए समान वेतन, कि वे पुरुष हैं और महिला है, उनकी कार्य क्षमता में अंतर है। हाँ, पुलिस है, कोई दरोगा है, तो उसमें अंतर हो जाएगा, लेकिन एक ही अलग दरोगा और दरोगा में अंतर नहीं होगा कि लेडीज और जेंट्स में अंतर करके वहां किया जा सकता है। इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से इसको कई भागों में बांटा गया है। और 39A में भी जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान सरकार ने किया है, क्योंकि इसी के द्वारा सरकारी जो है वकील की उपलब्ध करवाया जाता है। कुछ कैसे ऐसे केसेस होते हैं जो अपने केस के लिए स्वयं वकील नहीं कर पाते हैं, तो सरकार के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात सरकारी वकील उपलब्ध करवाए जाते हैं व्यक्तियों को केस में, कि आप अपनी जो है बचत, जो अपनी आपको सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को दोष से मुक्त करने के लिए आप वकील की जो है कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसी में जो है यदि हम बात करें जो है तो आर्टिकल 38 व और जो है 39 में वितरण का न्याय निहित है। वितरण का न्याय का अर्थ है विषमता कम से कम हो, अर्थात इसके कहने का आशय जो है 38 और 39 में जो न्याय की बात है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात है, वितरण की न्याय की बात कही गई है। और उसका अर्थ ये होता है कि आपस में विषमता कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये विभिन्न प्रकार से आपको जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। और ये 43 का के अंतर्गत जो है मजदूरों का उद्योगों में प्रबंध करने के लिए व्यवस्था की बात कही है। 44 के अंतर्गत राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सिविल कोड की जो बात होती है ना। और 45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की बात कही है, तो इसी के अंतर्गत ही शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, ठीक है। और 45 से 1 या का के अंतर्गत राज्य 6 से कम के बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देगा। इसी को लागू करने के लिए राज्य के द्वारा क्या है आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है, आंगनवाड़ी के कार्यक्रम को चलाया गया है, विशेष रूप से उनको प्रोत्साहन किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हर जो है तरह तरह से जो है राज्य के द्वारा इन